नमस्कार दोस्तों, आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की इस वीडियो कक्षा में महान विचारक, दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों के भाग 2 के साथ मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो कड़ी में हमने एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक 1 में दिए गए उनके आर्थिक विचारों पर विस्तृत चर्चा की और उन्हें समझा। आज की इस वीडियो कड़ी में हम एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस बुक 2, बुक 3, बुक 4 और बुक 5 में जो विचार एडम स्मिथ ने दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो कड़ी को हम प्रारंभ करेंगे पूंजी संबंधित एडम स्मिथ के विचारों के साथ। तो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक 2 चैप्टर 3 में एडम स्मिथ ने पूंजी के संबंध में विस्तृत रूप से लिखा है। यूं तो हम पढ़ चुके हैं कि एडम स्मिथ ने अपने साहित्य में श्रम को उत्पादन के साधन के रूप में सर्वाधिक महत्व दिया और कहीं कहीं तो एडम स्मिथ ने श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन भी बताया, लेकिन अनेक स्थानों पर पूंजी को भी उत्पादन के साधन में एडम स्मिथ ने सम्मिलित किया और कहा कि श्रम के साथ साथ भूमि और पूंजी का भी उत्पादन के कारक के रूप में महत्व है। श्रम विभाजन और श्रम की उत्पादकता पूंजी पर ही निर्भर करती है और पूंजी संचय और पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास के साधन के रूप में एडम स्मिथ ने बहुत महत्व दिया। तो इस प्रकार से पूंजी पर एडम स्मिथ की पुस्तक में काफ़ी कुछ लिखा गया है। एडम स्मिथ ने पूंजी का जो स्रोत है वो बचत को बताया है। तो एडम स्मिथ के शब्दों में कैपिटल्स आर इंक्रीज्ड बाय पार्सिमोनी एंड डिमिनिश्ड बाय प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट। तो दोस्तों, इसका अभिप्राय यह हुआ, एडम स्मिथ कहते हैं कि जो बचत है उसके कारण पूंजी में वृद्धि होती है, लेकिन फिजूल खर्ची और हमारा जो गलत व्यवहार है उसके द्वारा पूंजी में कमी आ जाती है, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। एडम स्मिथ ने पूंजी को राष्ट्रीय संपदा का आधार बताया। एडम स्मिथ कहते हैं कि उत्पादन में पूंजी की बहुत बड़ी भूमिका है। एडम स्मिथ के अनुसार किसी भी राष्ट्र की संपत्ति श्रम विभाजन पर निर्भर करती है और श्रम विभाजन स्वयं पूंजी द्वारा शासित होता है। तो एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता है श्रम विभाजन के लिए। यदि पूंजी नहीं होगी तो श्रम विभाजन का विस्तार भी नहीं हो पाएगा। अपनी पुस्तक में एडम स्मिथ ने पूंजी के 3 रूप बताए। यह एडम स्मिथ का कहना था कि इन 3 प्रकार से पूंजी की आवश्यकता होती है। पहली, उत्पादन के साधन के रूप में, यानी पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम और भूमि के साथ में पूंजी के सम्मेलन से ही उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा जो कार्य एडम स्मिथ ने पूंजी का बताया कि पूंजी श्रमिकों के लिए कोष का निर्माण करती है। तो जो मजदूरी कोष है श्रमिकों के लिए, वो पूंजी के द्वारा निर्मित होता है और इससे श्रमिकों को भुगतान किया जाता है। तीसरा जो पूंजी का कार्य एडम स्मिथ ने बताया वह यह है कि पूंजी के द्वारा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। एडम स्मिथ ने
पूंजी को दो भागों में वर्गीकृत किया, स्थिर पूंजी और भ्रमणशील पूंजी। भ्रमणशील पूंजी का तात्पर्य सर्कुलेटिंग जो पूंजी है उसको एडम स्मिथ ने भ्रमणशील पूंजी कहा, जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है और जिसका रूप परिवर्तन होता रहता है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो भ्रमणशील पूंजी है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और पुनः किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाती है और इसी से राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि होती है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि पूंजी को 4 अलग अलग तरीकों से नियोजित किया जा सकता है। प्रतिवर्ष समाज के उपभोग के लिए कच्चे माल की खरीद में, हम उपभोग के लिए जो कच्चा माल खरीदते हैं उसके लिए पूंजी का उपयोग होता है। फिर कच्चे माल के निर्माण के लिए पूंजी का उपयोग होता है। तैयार जो माल होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनके परिवहन के लिए यानी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है और वितरण के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसा एडम स्मिथ का कहना था। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी का उपयोग भूमि को जोतने, खनन तथा मत्स्य पालन के लिए किया जा सकता है। अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें भी कृषि कार्यों के लिए तथा कृषि से संबंधित जो कार्य हैं, खनन और मत्स्य पालन, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त निर्माण उद्योग में, थोक व्यापार के लिए और खुदरा व्यापार में भी पूंजी प्रयुक्त होती है। तो सभी कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसा एडम स्मिथ मानते थे। एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में उत्पादन में वृद्धि विनिमय की दर पर निर्भर करती है। विनिमय की दर जितनी अधिक होगी, उत्पादन में भी वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। जबकि जो विनिमय की दर है वह बचत पर निर्भर करती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि पूंजी में वृद्धि का अल्पकालीन कारण बचत है, उद्योग नहीं है। बचत बढ़ेगी तो पूंजी में भी वृद्धि होगी। बचत की जो दर है वह आय पर निर्भर करती है। आय में वृद्धि होगी तो बचत में भी वृद्धि होगी। एडम स्मिथ मानते थे कि बचत तथा विनियोग, इन दोनों का जो उद्देश्य है वो लाभ प्राप्त करना है। लाभ के उद्देश्य से ही व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा उपभोग न करके बचत करता है और फिर उसका विनियोग करता है। लाभ की प्राप्ति संस्थाओं के वातावरण पर निर्भर करती है। यदि संस्थाओं का वातावरण अनुकूल है और उत्पादकता का माहौल है, कार्य का माहौल है, तो फिर लाभ अधिक होगा, अन्यथा लाभ अधिक नहीं होगा। पूंजी की पूर्ति में एडम स्मिथ के अनुसार ब्याज का भी महत्व है। एडम स्मिथ का विश्वास था कि ब्याज की दर में कमी आने से पूंजी की पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि एडम स्मिथ कहते थे कि ब्याज की दर यदि घटेगी तो उद्यमी जो लोनेबल फंड्स हैं उनको बाजार में ले आएंगे। उधार देने की बजाय उनसे विनियोग किया जाएगा और बाजार में पूंजी की पूर्ति बढ़ जाएगी। स्मिथ के जो विचार थे पूंजी के संबंध में यह अस्पष्ट है। कहीं उन्होंने पूंजी का अलग कार्य बताया है और किसी स्थान पर कुछ दूसरा ही रूप या कार्य बताया है। तो एडम स्मिथ के जो विचार थे उससे अर्थशास्त्रियों में विवाद या बहस छिड़ गई। स्मिथ एक तरफ तो श्रम को धन का कारक बताते हैं और दूसरी तरफ पूंजी को। तो फ्रेंड्स, पूंजी को, पूंजी निर्माण को, पूंजी संचय को हालांकि एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक साहित्य में बहुत महत्व दिया, लेकिन पूंजी के संबंध में एडम स्मिथ के विचार अधिक स्पष्ट नहीं हैं। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे कृषि के संबंध में एडम स्मिथ के विचार। हालांकि एडम स्मिथ ने प्रारंभ में अपने साहित्य में कृषि का कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं किया था, लेकिन प्रकृतिवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण
एडम स्मिथ ने कृषि को उच्च स्थान प्रदान किया। स्मिथ कहते हैं कि कृषि में पूंजी विनियोग सर्वाधिक उत्पादक है, क्योंकि कृषि में मनुष्य के साथ प्रकृति भी कार्य करती है। तो एडम स्मिथ के जो कृषि संबंधी विचार हैं ये प्रकृतिवादियों से ही मिलते जुलते हैं। जैसे कि प्रकृतिवादी कहते थे कि कृषि ही उत्पादक व्यवसाय है। एडम स्मिथ ने हालांकि अन्य व्यवसायों को भी उत्पादक माना, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि कृषि सर्वाधिक उत्पादक व्यवसाय है। और प्रकृतिवादियों के समान ही एडम स्मिथ का मानना था कि जो कृषि है उसमें जो प्रकृति है वो भी हमारा साथ देती है। तो जो नेचुरल ऑर्डर का प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट था उसमें भी स्मिथ का विश्वास था। एडम स्मिथ ने कृषि के बारे में कहा, द स्टेशन ऑफ अ फार्मर बिसाइड्स इज फ्रॉम द नेचर ऑफ थिंग्स inferior to that of a proprietor। तो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो कृषि है वह समस्त जो दूसरे कार्य हैं उनकी तुलना में श्रेष्ठ कार्य है। अन्य जो कार्य हैं वो कृषि की तुलना में कमतर श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ का जो आर्थिक साहित्य है उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जो एडम स्मिथ के विचार हैं उन्होंने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की। एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत या अवधारणा है वो आगे जाकर रिकार्डो के प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार बना। तो आर्थिक साहित्य में एडम स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो कुछ भी कहा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि जो आधुनिक व्यापार के सिद्धांत हैं वो भी एडम स्मिथ और रिकार्डो का विस्तार मात्र ही माने जाते हैं। तो अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक 4 चैप्टर 1 में एडम स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अपने विचार दिए। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एडम स्मिथ के लिए बहुत ही ज़रूरी था। हमने पहले भी एडम स्मिथ के बारे में जब डिस्कशन किया तो एडम स्मिथ का जो समय था वो औद्योगिक क्रांति का समय था और इंग्लैंड एक छोटा सा देश था। वहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण बाजार का आकार छोटा था और बड़े पैमाने का जो उत्पादन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होना शुरू किया था उसे अपने ही देश में खपाना मुश्किल था। तो ऐसे में अन्य देशों में या औपनिवेशिक देशों में बाजार का विस्तार करना भी समय की मांग था। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के लिए जो बड़े पैमाने का उत्पादन शुरू हुआ उसके लिए कच्चा माल और कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। तो कच्चे माल का स्वतंत्र आयात भी आवश्यकता था। तो एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार की सिफारिश की और कहा कि जो स्वतंत्र व्यापार है उससे श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा और विशिष्टीकरण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होगी। और जो एडम स्मिथ थे वो जो वाणिज्यवादी विचारक थे उनके सोना चांदी इकट्ठा करने के और उसी को संपदा मानने के विचार के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। वे कहते थे कि सोना चांदी जो है वह संपदा नहीं है बल्कि जो वास्तविक उत्पादन है वह ही राष्ट्रीय संपदा है। तो एडम स्मिथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहते हैं, द इम्पोर्टेशन ऑफ गोल्ड and silver is not the principal, much less the sole benefit which a nation derives from its foreign trade। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो सोना चांदी है यह संपदा नहीं है,
सोने चांदी का आयात ही धन कमाना या आर्थिक विकास नहीं है। असली जो लाभ है वह तो एक देश अपने विदेशी व्यापारों के द्वारा अर्जित करता है। फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशंस के चतुर्थ अध्याय में एडम स्मिथ ने प्रकृतिवादी और वाणिज्यवादी विचारों की सिद्धांतों की आलोचना की और यहीं पर उन्होंने स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में अपने विचार दिए और संरक्षणवाद की आलोचना की। हम पहले भी कई बार यह चर्चा कर चुके हैं कि जो वाणिज्यवादी विचारक थे वह संरक्षित व्यापार के समर्थक थे और वे मानते थे कि आयातों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिससे कि उनके बदले में बहुमूल्य धातुओं का भुगतान हमें नहीं करना पड़े। तो एडम स्मिथ ने आयात और निर्यात दोनों पर कर लगाने का विरोध किया और वाणिज्यवाद के जो नियमनकारी या नियंत्रण की नीति थी उसका विरोध किया और संरक्षण के जो विचार थे उनकी भी आलोचना की। एडम स्मिथ अनुकूल व्यापार संतुलन के माध्यम से सोना चांदी संचय करने के पक्ष में नहीं थे। जैसा कि वाणिज्यवादी मानते थे कि व्यापार संतुलन हमेशा अनुकूल रहना चाहिए जिससे कि विदेशों से सोना चांदी और बहुमूल्य धातुएं हमारे देश में आएँ और हमारे देश से उनका निर्यात हमें नहीं करना पड़े। तो एडम स्मिथ ने इस विचार की आलोचना की। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि सोना और चांदी भी अन्य धातुओं के समान ही हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। स्वर्ण और चांदी का आयात निर्यात राष्ट्र की समृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब एडम स्मिथ ने जो स्वतंत्र व्यापार की नीति है उसके महत्व को बताने के लिए इस प्रकार से एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी देश के जो निर्यात हैं वह ही उसके आयातों का भुगतान करते हैं। तो यदि हम अपने आयातों पर रोक लगाएंगे तो हमारा जो व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है वह हमारे द्वारा किए गए निर्यातों का भुगतान नहीं कर पाएगा और इससे दीर्घकाल में अंततः हमारे निर्यातों में भी कमी आ जाएगी। क्या मतलब हुआ? यदि हम अपने आयात रोक देंगे तो इसका मतलब हम दूसरे देश के निर्यातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो फिर वह देश जो हमारे निर्यात हैं उनका भुगतान कैसे करेगा? क्योंकि एक राष्ट्र के जो निर्यात हैं वह ही उसके आयातों का भुगतान करते हैं। तो यदि हर देश अपने आयातों पर प्रतिबंध लगाएगा तो अंततः वह अपने निर्यातों का भी भुगतान नहीं कर पाएगा और विदेशी व्यापार में लॉन्ग रन में कमी आ जाएगी। तो इसलिए निर्यात ही स्वतंत्र नहीं होने चाहिए, आयात भी स्वतंत्र होने चाहिए। तो स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एडम स्मिथ का संपूर्ण विश्लेषण इस उक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के इतने हिमायती थे तो एडम स्मिथ कहते हैं व्यापार पर ध्यान दो, स्वर्ण स्वयं पीछे आएगा। तो दोस्तों एडम स्मिथ कहते हैं कि यदि हम व्यापार के वॉल्यूम पर ध्यान देंगे तो स्वर्ण या बहुमूल्य धातुएं स्वतः ही हमारे देश में आने लगेंगी। एडम स्मिथ का यह भी मानना था कि स्वतंत्र व्यापार देश में पूंजी का वितरण अनुकूलतम करता है जबकि संरक्षण इसे खराब करता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? एडम स्मिथ कहते हैं कि यदि स्वतंत्र व्यापार होता है तो इसके कारण श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है। प्रत्येक देश का श्रमिक उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसके उत्पादन में उसे अन्य देश की तुलना में कुशलता हासिल है या लाभ हासिल है। तो इससे देश में कार्यकुशलता बढ़ती है श्रमिक की और इसके फलस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जबकि यदि हम संरक्षण को लागू करते हैं तो फिर हमको निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का लाभ नहीं मिलता।
तो पूंजी का वितरण स्वतंत्र व्यापार के द्वारा अनुकूलतम होता है। प्रत्येक देश अपनी पूंजी से या अपने साधनों से उस वस्तु का निर्यात और उत्पादन करता है जिसमें उसको कुशलता हासिल है। एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने श्रम विभाजन को उत्पादन का सबसे बड़ा कारक माना था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार श्रम विभाजन का जो दायरा है, श्रम विभाजन का जो क्षेत्र है, उसको और व्यापक करता है। यानी कि यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो जो श्रम विभाजन है वो स्थानीय स्तर से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हो जाएगा। तो स्वतंत्र व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि श्रम विभाजन होता है और विशिष्टीकरण भी होता है तो इससे वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि प्रत्येक देश का श्रमिक उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें उसे अन्य वस्तु के उत्पादन की तुलना में कुशलता हासिल है, तो ऐसा होने से विश्व में वस्तुओं का कुल उत्पादन बढ़ जाएगा श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण। और ऐसा होने से उत्पादन बढ़ता है और बाजार का भी विस्तार होता है। बाजार का विस्तार होगा तो आर्थिक क्रियाओं का स्तर भी बढ़ेगा, उत्पादन का पैमाना भी बढ़ेगा। उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा, बाजार का विस्तार होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। तो स्वतंत्र व्यापार राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार से उपभोक्ताओं के हितों में वृद्धि होती है। अब उपभोक्ताओं के हितों में वृद्धि कैसे होगी? एक तो कुल उत्पादन बढ़ेगा तो उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि भी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यापार से उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं भी प्रतियोगी कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं जिनका उत्पादन उनके देश में नहीं होता। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि भौगोलिक कारणों से या ऐतिहासिक कारणों से हमारे देश में उत्पादित नहीं होती और हम भी उनका उपभोग करना चाहते हैं। तो यदि स्वतंत्र व्यापार नहीं होगा और उनको हम बाहर से मंगवाएंगे तो उन पर कर लगेगा और वे वस्तुएं महंगी हमारे देश में मिलेंगी और कई लोग उनके उपभोग से वंचित रह जाएंगे। लेकिन यदि स्वतंत्र व्यापार होता है तो ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं हो रहा, वो भी हमारे देश के उपभोक्ताओं को प्रतियोगी कीमत पर प्राप्त हो जाएंगी। तो एडम स्मिथ जो थे वो कुल मिलाकर स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, स्वतंत्र व्यापार की कुछ सीमाएं भी बताई। एडम स्मिथ जो थे वो देश की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तो यदि स्वतंत्र व्यापार से देश की सुरक्षा को यदि कोई हानि या खतरा हो तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने इंग्लैंड के नेविगेशन अधिनियम को सरकार के द्वारा उठाया गया सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कदम माना था, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से इंग्लैंड को विदेशों से अपने हित सुरक्षित रखने में मदद मिल रही थी। इसी प्रकार से प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में यानी रिटेलिएशन ड्यूटी के रूप में भी एडम स्मिथ ने आयात शुल्क लगाने को ठीक माना। इसका तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स, कि हमने यदि अपना व्यापार स्वतंत्र रखा है, हम अपने आयात पर भी कर नहीं लगा रहे, लेकिन हम जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं उन पर यदि दूसरा जो देश है या हमारा व्यापारिक सहयोगी देश है वो कर लगाता है तो जो प्रतिशोध की कार्यवाही है या बदले की कार्यवाही है उसके अनुरूप हमें भी फिर उसके द्वारा किए गए निर्यातों पर यानी कि अपने आयातों पर कर लगा देना चाहिए। तो जो रिटेलिएशन ड्यूटीज़ हैं उसको एडम स्मिथ ने सही माना। फ्रेंड्स, अब हम राज्य के कार्यों के विषय में एडम स्मिथ की क्या सोच थी इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एडम स्मिथ ने
अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक 2 में राज्य के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी यह डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य के कार्य के बारे में एडम स्मिथ की जो सोच थी वो अपने पूर्ववर्ती विचारकों से बिल्कुल भिन्न थी। एडम स्मिथ से पहले वाणिज्यवादी जो विचारक थे वे राज्य सत्ता को सर्वोच्च सत्ता मानते थे और नियमनकारी और नियंत्रणकारी नीति में उनका विश्वास था और राज्य का जनता के जीवन के हर पहलू पर हस्तक्षेप उस समय हुआ करता था। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया और कहा कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम दखल देना चाहिए। एडम स्मिथ का मानना था कि जो राजा और उनके अधिकारी दरबारी होते हैं वह इस तरीके का दिखावा करते हैं कि वे जनता की फिजूल खर्ची को रोक रहे हैं और उस पर नज़र रख रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि वे स्वयं फिजूल खर्ची करते हैं। और यदि वे जनता को अपने हिसाब से काम करने देंगे तो जनता अपने आप अपने धन का सदुपयोग करेगी। तो जो राजा है और उसके जो नोबल्स हैं या दरबारी हैं उनको स्वयं की एक्स्ट्रा वैगेंसी या फिजूल खर्ची को रोकने पर ध्यान देना चाहिए, जनता को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, राज्य के कार्य न्यूनतम होने चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ की प्रबल मान्यता थी या उनकी सोच थी। एडम स्मिथ के ही शब्दों में It is the highest impertinence and presumption in kings and ministers to pretend to watch over the economy of private people and to restrain their expense. They are themselves always and without any exception the greatest spendthrifts in the society. Let them look well after their own expense and they may safely trust private people with theirs. If their own extravagance does not ruin the state, that of their subject never will. एडम स्मिथ। तो दोस्तों, एडम स्मिथ का ये मानना था कि राजा और उसके अधिकारियों को अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। वो यदि ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो जनता तो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। जनता को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए और राज्य को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपनी उदारवादी सोच और अहस्तक्षेप की नीतियों के तहत स्मिथ का मत था कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। स्मिथ के अनुसार मानवीय मामलों में सरकार का हस्तक्षेप प्रायः नुकसानदायक होता है। प्राकृतिक कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित को अधिकतम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडम स्मिथ कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। यदि उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो वह अनुकूलतम तरीके से अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। और एक समाज जो है या अर्थव्यवस्था है वो व्यक्तियों का समूह है, तो जब सभी व्यक्तियों का हित अधिकतम होगा तो समाज या अर्थव्यवस्था का हित भी अधिकतम होगा। हालांकि एडम स्मिथ की इस सोच में जो इंटरपर्सनल क्लैश है या जो अंतर्विरोध उत्पन्न हो सकते हैं व्यक्तियों के स्वार्थों के बीच या हितों के बीच टकराव, उस पर एडम स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया है। तो एडम स्मिथ का कहना था कि व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, व्यक्ति अपने बारे में, स्वयं के बारे में सर्वोत्तम निर्णय लेने में सक्षम है। और स्मिथ का कहना था कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो सामान्यतया फिजूल खर्ची करते हैं और जनता से प्राप्त किया जो धन है उसको बर्बाद करते हैं। यदि इसको बंद कर दिया जाए तो सामान्य जो हित है जनता का वो स्वयं अधिकतम हो जाएगा। एडम स्मिथ ने
राज्य को 3 कार्य करने का सुझाव दिया। तो राज्य के कार्य के बारे में एडम स्मिथ के जो विचार हैं बहुत ही लोकप्रिय हैं, और जो पूंजीवादी देश हैं वो अभी भी इनका पालन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, पूंजीवादी सोच वाले जो भी विचारक और राज्य हैं। तो ये 3 कार्य जो एडम स्मिथ ने बताए राज्य के, वो हैं विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना। तो विदेशों के से जो भी आक्रमण होता है उससे देश की संप्रभुता की सुरक्षा करना किसी भी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, ऐसा एडम स्मिथ मानते थे। फिर किसी भी देश में जो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, पुलिस की व्यवस्था है, यह करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। फिर इसके अलावा सार्वजनिक महत्व के कार्य जैसे सड़क बनाना, नहर बनाना, बांध, बंदरगाह आदि का निर्माण, ये भी राज्य को करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक धन लगा होता है और एक व्यक्ति इसका निर्माण नहीं कर सकता। और वैसे भी यह पब्लिक कंजम्पशन की जो चीज़ें हैं, तो कोई भी व्यक्ति को अकेले इस कार्य को करने का इंसेंटिव भी नहीं होता। तो जो पब्लिक गुड्स हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन पर व्यय करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक होता है तो एडम स्मिथ कहते हैं कि विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, ब्याज की दर के निर्धारण, श्रम संबंध आदि क्षेत्रों में भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन जो सामान्य वस्तुओं का उत्पादन है और जो प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन एडम स्मिथ की ये प्रबल सोच थी कि सुरक्षा के जो मामले हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए और इसमें राज्य को सदैव हस्तक्षेप करना चाहिए। एडम स्मिथ का जो कथन है, डिफेंस इज बेटर देन ऑपुलेंस, तो राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा एडम स्मिथ कहते थे। तो एडम स्मिथ के बताए गए यह 3 जो कार्य हैं कि राज्य को कहाँ कहाँ अपना दायरा फैलाना चाहिए, ये बहुत ही लोकप्रिय इनके विचार हैं। दोस्तों, जब एडम स्मिथ ने राज्य के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है और राज्य को कुछ कार्य भी सुझाए हैं, तो स्वाभाविक है कि इन कार्यों के लिए राजस्व की भी आवश्यकता होगी। तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक 5 चैप्टर 2 में राजस्व के संबंध में अपने विचार बहुत ही विस्तार से प्रदान किए हैं। और राजस्व के बारे में जो एडम स्मिथ के विचार हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक और मौलिक विचार हैं और आज दिन तक भी यह लोक वित्त के क्षेत्र में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि एडम स्मिथ के ज़माने में हैं। आज तक भी जो लोक वित्त शास्त्री हैं और जो सरकारें हैं वो राजस्व के संबंध में एडम स्मिथ के बनाए गए जो नियम हैं उनकी पालना करती हैं। विशेष तौर से कराधान संबंधी एडम स्मिथ के जो 4 प्रसिद्ध सिद्धांत हैं वो बहुत ही आर्थिक जगत में लोकप्रिय हैं। तो एडम स्मिथ कहते हैं, द सब्जेक्ट्स ऑफ वेरी स्टेट ought to contribute towards the support of the government as nearly as possible in proportion to their respective abilities। तो दोस्तों, इस कथन में एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि देश की जनता को यानी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के समर्थन के लिए अपनी क्षमता के आधार पर पेमेंट या योगदान देना चाहिए। जितनी जिस व्यक्ति की योग्यता है, कराधान क्षमता है, उतना ही उस व्यक्ति को अपना योगदान राज्य के समर्थन के लिए देना चाहिए। तो ये जो विचार था ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो कि राजस्व के क्षेत्र में एक मार्गदर्शन या गाइडलाइन के रूप में कार्य करता है और जो एबिलिटी टू प्रिंसिपल है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, कराधान का। एक और कथन एडम स्मिथ का कर के बारे में,
the tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor and to every other person. तो दोस्तों, यह निश्चितता का सिद्धांत है कराधान का। एडम स्मिथ कहते हैं कि व्यक्तियों से जो कर वसूल किया जाता है उसमें निश्चितता होनी चाहिए। मनमाने तरीके से कर वसूल करना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को कितना कर देना है, किस समय पर देना है, किस प्रकार से कर चुकाना है, यह सब व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों को भी स्पष्ट होना चाहिए। तो यह जो कराधान का नियम है लोक वित्त के क्षेत्र में आज तक भी एक बहुत ही लोकप्रिय नियम है, जिसके आधार पर जो कर अधिकारी हैं या सरकार है वो कर वसूल के लिए गाइडलाइन तैयार करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पुस्तक के 5वें भाग में स्मिथ ने राजस्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। तो राजस्व के संबंध में 2 प्रमुख प्रश्न हैं जिनने स्मिथ को आकर्षित किया। पहला, राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, और दूसरा, राज्य को आय किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए। तो अभी हमने राज्य के कार्य जो हेडिंग था उसमें पढ़े कि राज्य को एडम स्मिथ के अनुसार 3 प्रकार के कार्य करने चाहिए: देश की सुरक्षा, आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और ऐसे सार्वजनिक निर्माण कार्य जो कि साधारण जनता प्राइवेटली यानी निजी तौर पर नहीं कर सकती। अब इन कार्यों को करने के लिए आय किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए। तो राजस्व संबंधी जो विचार है एडम स्मिथ के बहुत ही लोकप्रिय हैं। सरकार के जो राजस्व है उसके 2 स्रोत हैं, ऐसा एडम स्मिथ ने बताया। पहला जो उसका स्रोत है वह है राजकीय कोष, भूमि तथा राजकीय पूंजी। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि राजकीय कोष, भूमि तथा राजकीय पूंजी से सरकार को व्यय के लिए राजस्व की प्राप्ति होती है। दूसरा जो स्रोत एडम स्मिथ ने बताया वह है कराधान। अब कराधान किस प्रकार से किया जाए, जनता से कर किस प्रकार से वसूल किया जाए, उसके लिए राजस्व अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एडम स्मिथ ने कराधान के नियम प्रस्तुत किए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एडम स्मिथ के जो अनुयायी अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी इन नियमों को अपने लोक वित्त संबंधी सिद्धांतों में सम्मिलित किया है। तो एडम स्मिथ के जो 4 प्रसिद्ध कैनन ऑफ टैक्सेशन या कराधान के नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है योग्यता का नियम। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमताओं के अनुपात में सरकार के समर्थन में जितना संभव हो उतना योगदान देना चाहिए। तो जिस व्यक्ति की जितनी कर चुकाने की क्षमता है उसके अनुरूप व्यक्ति को कर देना चाहिए। ये प्रसिद्ध एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है जो कि एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत को कराधान क्षमता या समानता सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। समानता सिद्धांत के रूप में क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी क्षमता कम है तो उनसे कम कर लिया जाएगा, और जो धनी व्यक्ति हैं उनकी कर चुकाने की क्षमता ज़्यादा है तो उनसे ज़्यादा कर वसूल किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि लोगों से उनकी कर चुकाने की क्षमता के अनुपात में कर लगाया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो सिद्धांत है यह प्रगतिशील कराधान जो प्रणाली है उसका आधार है। दूसरा जो प्रसिद्ध नियम है टैक्सेशन का एडम स्मिथ द्वारा दिया गया वह है निश्चितता का नियम। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, ना कि मनमाना। फिर कर के भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली राशि करदाता को स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही अन्य लोगों को भी पता होनी चाहिए। तो निश्चितता का नियम, कैनन ऑफ सर्टेनिटी।
फिर तीसरा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का नियम। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि सरकार को जनता से कर इस प्रकार से वसूल करना चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कर की राशि ज़्यादा नहीं होती, लेकिन चुकाने के जो तौर तरीके, समय या प्रणाली है वो इतनी असुविधाजनक है कि कर का अमाउंट देने में, यानी कर की राशि देने में करदाता को इतना तकलीफ या दुख नहीं होता जितना कि उसको चुकाने के तरीके से होता है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि कराधान का जो समय है और भुगतान का तरीका है वह करदाताओं के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको किसानों से कर वसूल करना है, तो जिस समय फसल बाजार में बिकती है उसके बाद में कर वसूल किया जाए तो उनको सुविधा होगी, लेकिन मनमाने ढंग से यदि साल के बीच में कभी भी कर वसूल किया जाए तो कृषकों को असुविधा होगी। इसी प्रकार से जो अन्य उद्योग हैं उनमें भी उनकी सुविधा के अनुसार जो टैक्सेशन का टाइम और तरीका रखना चाहिए। चौथा नियम है मितव्ययता का नियम। तो मितव्ययता का जो नियम है इसके अंतर्गत एडम स्मिथ का कहना है कि यह एक तरीके से प्रशासनिक नियम है। तो जो कर प्रशासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि कर वसूल करते हैं, उनको इस तरीके से कर वसूल करना चाहिए कि कर वसूल करते समय कम से कम व्यय हो। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाली जो मशीनरी होती है और अधिकारी होते हैं, तो प्रशासनिक उनके जो खर्च है उसमें जो हमने कर की राशि लोगों से वसूल की है उससे भी अधिक व्यय हो जाता है या उसके बराबर ही व्यय हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सरकार का जो खजाना है उसमें शुद्ध रूप से कोई भी इजाफा नहीं होता। तो एडम स्मिथ का मानना था कि जनता की जेब से जितना भी धन निकला है वह अधिकतम सरकारी खजाने में जमा हो, इसमें किसी भी प्रकार की लीकेज या रिसाव नहीं होना चाहिए। तो जितना धन जनता की जेब से निकल रहा है उसका अधिकतम हिस्सा सरकारी खजाने में जमा हो जाए और इसका किसी भी प्रकार का अपव्यय या फिजूल खर्ची प्रशासनिक खर्चों में ना हो, इसका ध्यान सरकारी अधिकारी रखें, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तो दोस्तों एडम स्मिथ के अनुसार राज्य को 3 प्रमुख कार्य करने चाहिए और उसके लिए वह राज्य कोष से, पूंजी से या भूमि से धन प्राप्त करते हैं, राजस्व प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कराधान से भी राजस्व प्राप्त कर सकते हैं और जो कर है वो जनता से उनकी योग्यता के अनुपात में लिया जाना चाहिए। इसका समय और प्रणाली निश्चित होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए और इसमें मितव्ययता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम आर्थिक विकास के संबंध में एडम स्मिथ के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है उस पर एडम स्मिथ का बहुत अधिक बल था। उन्होंने अपने संपूर्ण आर्थिक साहित्य में इस चीज़ को जानने और समझने की चेष्टा की कि कोई देश समृद्धि किस प्रकार से हासिल कर सकता है। सबसे पहले शुरुआत हम उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के टाइटल से ही करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक का शीर्षक रखा एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि किसी भी देश के अंदर जो धन है या समृद्धि है उसके कारण और प्रकृति की खोज एडम स्मिथ करना चाहते थे कि कोई भी देश अगर विकसित है तो वह देश विकसित क्यों है, ऐसे कौन से कारक और कारण हैं जो किसी देश को विकास के मार्ग पर ले जाते हैं या अन्य देशों को अल्प विकास में ही जकड़े रखते हैं। तो उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में यह जानने का प्रयास किया कि एक देश धन का, समृद्धि का या विकास का उच्च स्तर किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। एडम स्मिथ को इस चीज़ की समझ थी कि विकास के बिना गरीबी की स्थिति में कोई भी राष्ट्र खुशहाल या समृद्ध नहीं हो सकता, कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता।
तो एडम स्मिथ के जो शब्द हैं मैं आपके समक्ष रखती हूँ। नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। तो एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक फर्स्ट चैप्टर 8 में लिखते हैं कि किसी भी समाज के अंदर यदि कुछ सदस्य गरीब हैं या दुर्दशा में हैं, बदहाल हैं, तो वह समाज कभी भी समृद्ध और खुश नहीं हो सकता। तो हर हाल में अपने देश को हम यदि कल्याण की ओर ले जाना चाहते हैं, खुशहाल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमको समृद्धि लानी ही होगी, गरीबी को समाप्त करना ही होगा, जो कि आर्थिक विकास के माध्यम से हो सकता है। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास वास्तविक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को ही माना है। जब कंट्री में, किसी भी देश में, राष्ट्र में वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन में, भौतिक उत्पादन में वृद्धि होगी, तभी वह राष्ट्र समृद्धि हासिल कर पाएगा, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तो जब हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो विकास के अर्थशास्त्र में जो सबसे पहला वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित आर्थिक विकास का सिद्धांत है, वह हम एडम स्मिथ का सिद्धांत ही पढ़ते हैं। और एडम स्मिथ ने किसी भी देश को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो डेवलपमेंट की या विकास की, ग्रोथ की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, यह भी हमको बताया है। तो एडम स्मिथ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स, therefore the greater part of the capital of every growing society is first directed to agriculture, afterwards to manufacturers, and last of all to foreign commerce। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो पूंजी है, सबसे पहले कृषि कार्यों में निवेशित होनी चाहिए, उसके बाद विनिर्माण उद्योग में, और उसके बाद में फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स में। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की कौन कौन से चरण या अवस्थाएं होंगी, इस पर भी हमको एडम स्मिथ के पुस्तक में या साहित्य में पढ़ने को मिलता है। तो एडम स्मिथ की बुक 3 में उन्होंने यह कथन लिखा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडम स्मिथ राष्ट्र के धन को परिभाषित करने वाले पहले विचारक थे। एडम स्मिथ के अनुसार धन सोने या चांदी का भंडार नहीं है, बल्कि वस्तुएं और सेवाएं हैं जो उपभोक्ताओं के वास्तविक उपयोग में आती हैं। यानी कि किसी राज्य के खजाने में पड़ा हुआ सोना चांदी समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक देश के जो आम जन हैं, उनको उपभोग करने के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं देश में उत्पादित होती हैं, वही राष्ट्र का वास्तविक धन है, जिसके उपभोग से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन का स्तर है, वह बढ़ता है और लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। एडम स्मिथ वाणिज्यवादियों की इस विचारधारा के विरोधी थे कि नियोजित अनुकूल व्यापार संतुलन के माध्यम से धन में वृद्धि की जा सकती है। हम पहले कई बार यह डिस्कस कर चुके हैं कि वाणिज्यवादियों की यह मान्यता थी कि यदि किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होगा, तो विदेशों से सोना और चांदी हमारे देश में आएगा और हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन एडम स्मिथ ने इस विचारधारा का विरोध किया। उनके अनुसार किसी देश में आने वाला सोना चांदी उस राष्ट्र की समृद्धि नहीं है, बल्कि उस देश में होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का भौतिक उत्पादन ही देश की समृद्धि को बताता है। इसी तरीके से एडम स्मिथ ने प्रकृतिवादियों की भूमि पर ही सारा ध्यान केंद्रित करने की सोच का भी विरोध किया। प्रकृतिवादी कहते थे कि केवल भूमि ही उत्पादक उद्योग है और अन्य उद्योगों में तो केवल रूप परिवर्तन मात्र होता है। तो एडम स्मिथ ने इस विचार का भी विरोध किया। एडम स्मिथ का विचार था कि किसी राष्ट्र के धन को श्रम की उत्पादक शक्तियों में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है।
तो उत्पादन के या आर्थिक विकास के कारक के रूप में एडम स्मिथ ने श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम ही सभी प्रकार के धन का कारण है। श्रमिक जो भी उत्पादन करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके फलस्वरूप देश में समृद्धि आती है। एडम स्मिथ ने दो महत्वपूर्ण कारक बताए जो कि आर्थिक वृद्धि का निर्धारक हैं। ये हैं श्रम विभाजन और इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के कौशल, निपुणता और निर्णय शक्ति में सुधार। दूसरा है उत्पादक व अनुत्पादक श्रमिकों का अनुपात एवं पूंजी संचय। तो दोस्तों, एडम स्मिथ का यह कहना है कि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है श्रम। श्रम विभाजन श्रमिकों की कौशल और निपुणता में वृद्धि लाता है और इस प्रकार से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। एडम स्मिथ ने उत्पादक और अनुत्पादक श्रमिकों के बीच में भी भेद किया और यह कहा कि उत्पादक और अनुत्पादक श्रमिकों का जो अनुपात है उस पर उत्पादन की मात्रा या विकास का स्तर निर्भर करता है और साथ ही साथ पूंजी संचय भी श्रम की उत्पादकता को बढ़ाता है। तो स्मिथ ने आर्थिक वृद्धि के कारक के रूप में श्रम विभाजन को विशेष महत्व प्रदान किया। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम का विभाजन चाहे व्यावसायिक स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर, इससे तकनीकी उन्नति होती है और आंतरिक और बाहरी मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं। श्रम विभाजन के कारण उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा, उससे आंतरिक मितव्ययताएं और बाहरी मितव्ययताएं प्राप्त होंगी। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन से एक व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार का कार्य करता है, इससे उसमें निपुणता हासिल हो जाती है और इस प्रक्रिया को और अधिक सुधारने की प्रेरणा भी उसको प्राप्त होती है। इससे तकनीकी सुधार या इनोवेशन होते हैं, ऐसा एडम स्मिथ कहते थे। और एडम स्मिथ कहते हैं कि तकनीकी सुधार से न केवल उत्पादन की लागत कम होगी बल्कि अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी। तो तकनीकी सुधार बहुत आवश्यक है और श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता है तो उसमें उसको विशेषज्ञता भी हासिल हो जाती है, साथ ही साथ उसके अंदर उस प्रक्रिया में क्या कमियां हैं उसका इसको एहसास होता है और वह उसको सुधारने की चेष्टा करता है। इससे इनोवेशन होता है और तकनीकी में परिवर्तन और सुधार आता है। इसलिए आर्थिक विकास की मशीन में श्रम के विभाजन को एडम स्मिथ ने एक प्रमुख गियर के रूप में देखा। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन के बाद बाजार का जो नियम है वह भी आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है श्रम और श्रम विभाजन। उसके बाद में अगला जो स्थान एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में किसी कारक को या तत्व को दिया वह है बाजार का नियम। एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई उत्पादक क्षमता को लंबे समय तक तभी बनाए रखा जा सकता है जब उत्पादों की पर्याप्त और प्रभावी मांग हो। एडम स्मिथ कहते हैं प्रभावी मांग के दो भाग हैं, घरेलू मांग और विदेशी मांग। तो किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन हम बड़े पैमाने का तभी कर पाएंगे जब उस वस्तु की बाजार में मांग भी हो, और मांग घरेलू बाजार से भी हमको प्राप्त होती है और विदेशी बाजार से भी प्राप्त होती है। अब स्मिथ ने कहा कि विदेशी मांग में वृद्धि के लिए स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जानी चाहिए। यदि हम स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो इससे बाजार का क्षैतिज विस्तार होता है। क्षैतिज विस्तार का मतलब इसका एरिया बढ़ता है। हमारी जो मांग है वो एक एरिया से नहीं
बल्कि कई बाजारों से, कई क्षेत्रों से वस्तु की मांग उत्पन्न होती है। इससे क्षेत्रीय श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है और इससे तकनीकी प्रगति द्वारा उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफलों का लाभ भी उठाया जा सकता है। तो अगर हमारा उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा तो प्रारंभ में हम उससे बढ़ते हुए प्रतिफल का लाभ भी उठा सकते हैं, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तो श्रम विभाजन और उसके बाद में बाजार, ये दोनों एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रमुख कारक माने। फ्रेंड्स, श्रम विभाजन तथा बाजार के पश्चात आर्थिक विकास के अपने मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो एडम स्मिथ ने माना वह है जनसंख्या और श्रम को उच्च वास्तविक मजदूरी का भुगतान। तो श्रमिक का मानना था कि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इसका कारण हम इस स्थिति से समझ सकते हैं कि एडम स्मिथ के समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात तो हो चुका था, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम थी। तो कम जनसंख्या के कारण एक तो बाजार का आकार, घरेलू बाजार का आकार बहुत कम था और दूसरा उत्पादन कार्य के लिए कुशल श्रमिक भी नहीं मिल पाते थे। तो उस समय में इंग्लैंड के लिए जनसंख्या एक एडवांटेज या डिविडेंड था। तो जनसंख्या वृद्धि के एडम स्मिथ पक्ष में थे और एडम स्मिथ का ये मानना था कि श्रमिकों को जो वास्तविक मजदूरी है उसकी दर हमेशा ऊंची होनी चाहिए। श्रमिकों की उच्च वास्तविक मजदूरी तथा बढ़ती हुई जनसंख्या निश्चित रूप से घरेलू प्रभावी मांग को प्रोत्साहित करेगी। तो एडम स्मिथ ये मानते थे कि अगर बाजार का आकार बड़ा होगा तभी बड़े पैमाने का उत्पादन संभव होगा और जनसंख्या वृद्धि से और मजदूरी की दर ऊंची होने से प्रभावी मांग में वृद्धि होगी और प्रभावी मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर व्यावसायिक स्तर पर श्रम विभाजन को भी इससे प्रोत्साहन प्राप्त होगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम विभाजन भी बढ़ेगा और एडम स्मिथ मानते थे कि इस प्रकार से आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वह संचयी हो जाती है। यानी एक बार यदि आर्थिक विकास प्रारंभ हो जाएगा तो लिंकेजेस के इफेक्ट से आर्थिक विकास फिर बढ़ता चला जाएगा। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन निरंतर आंतरिक और बाहरी मितव्ययताओं को बढ़ाता है। उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा तो इकोनॉमीज जो है स्केल की, पैमाने की मितव्ययताएं, चाहे वो आंतरिक मितव्ययताएं हैं या बाहरी मितव्ययताएं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एडम स्मिथ एक आशावादी विचारक थे। वह यह आशा करते थे कि श्रम शक्ति में वृद्धि होने से, श्रम विभाजन से, बाजार के आकार को बढ़ाने से राष्ट्र में समृद्धि लाई जा सकती है। श्रम विभाजन के अलावा उत्पादक और अनुत्पादक श्रम का अनुपात भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हॉलमेंट कहते हैं कि एडम स्मिथ ने उत्पादक और अनुत्पादक श्रम के बीच में जो भेद किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और एडम स्मिथ मानते हैं कि उत्पादक और अनुत्पादक श्रम का जो रेशो है यह पूंजी संचय की दर से नियंत्रित होता है। तो कैपिटल अक्यूमुलेशन की जो दर है वह प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लेबर का जो अनुपात या रेशो है उसको निर्धारित करती है। एडम स्मिथ कहते हैं, एज द accumulation of stock must in the nature of things be previous to the division of labor, so labor can be more and more subdivided in proportion only as stock is previously more and more accumulated। तो एडम स्मिथ का ये मानना था कि श्रम विभाजन से पहले
पूंजी संचय होना चाहिए। पूंजी संचय जितना अधिक होगा, श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा और उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के लिए श्रम, श्रम विभाजन, बाजार का आकार, उच्च जनसंख्या, श्रमिकों को मिलने वाली उच्च वास्तविक मजदूरी को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक माना। और इसके साथ साथ अगला जो महत्वपूर्ण कारक स्मिथ ने बताया वह है पूंजी संचय और पूंजी निर्माण। तो एडम स्मिथ का मानना था कि किसी राष्ट्र में भूमि व श्रम द्वारा उत्पादित वार्षिक उपज के मूल्य में वृद्धि उत्पादक श्रमिकों की संख्या अथवा उनकी उत्पादकता में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से नहीं की जा सकती। तो यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि श्रमिकों की संख्या में और श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जाए। अब श्रमिकों की उत्पादकता में जो वृद्धि है वह पूंजी की मात्रा में वृद्धि किए बिना नहीं हो सकती। तो यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी होगी और श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पूंजी की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रमिकों की सहायता के लिए उपलब्ध मशीनों की संख्या में वृद्धि किए बिना अथवा उनकी मरम्मत किए बिना यदि श्रम की संख्या में वृद्धि की जाएगी तो श्रम की उत्पादक शक्तियों में असीमित वृद्धि नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर यह देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एडम स्मिथ ने एक तरीके से जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का प्रिंसिपल है, यानी ह्रासमान उत्पादकता नियम या उत्पादन नियम, उसका भी हमको यहाँ पर आभास या इशारा किया। एडम स्मिथ कहते हैं कि यदि केवल श्रमिकों की संख्या में ही वृद्धि करते चले जाएं और उनके साथ साथ उनके लिए मशीनों की संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे या मशीनों की मरम्मत नहीं करेंगे, यानी कि पूंजी निर्माण नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में श्रम की उत्पादकता असीमित रूप से नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि हमको श्रम की उत्पादकता बढ़ानी है तो इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी राष्ट्र का धन या उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी की मात्रा में वृद्धि अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ ने पूंजी निर्माण की जो समस्या है उस पर काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। एडम स्मिथ कहते हैं कि बचत पूंजी को बढ़ाती है जबकि फिजूल खर्ची पूंजी में कमी लाती है। तो बचत को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तव में एडम स्मिथ ने पूंजी संचय के कारक के रूप में वास्तविक बचत के महत्व पर जोर दिया। यदि बचत होगी तो पूंजी संचय भी होगा, पूंजी संचय होगा तो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि जब हम परंपरावादी विचारधारा पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो बचत है उसका निवेश कर दिया जाएगा, संपूर्ण जो बचत है उसका निवेश हो जाएगा और उसको हम अपसंचय करके नहीं रखेंगे। तो इसी प्रकार से एडम स्मिथ की भी यह मान्यता थी कि समस्त बचत का निवेश हो जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने अपना पूंजी संचय का या आर्थिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि किसी समुदाय द्वारा वास्तविक बचत में वृद्धि किए बिना पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, विचारकों का मानना है कि एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र अल्प विकसित देशों के अर्थशास्त्र के निकट है, जहां पर बचत कम होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो राष्ट्र कम विकसित हैं उनको यदि अपना आर्थिक विकास करना है तो उनको बचत की दर में वृद्धि करनी होगी, जिससे कि जो पूंजी निर्माण के द्वारा अनयूटिलाइज्ड जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग और यूटिलाइजेशन किया जा सके। एक विकसित देश में अतिरिक्त बचत की और कम निवेश की समस्या पाई जाती है।
तो सामान्यतः जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें बचत ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होता है, जैसा कि हम कीन्स के अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है वह अल्प विकसित देशों के अर्थशास्त्र के तरफ ज़्यादा निकट है, या जो विकासशील राष्ट्रों का जो विकास मॉडल है उससे ज़्यादा संबंधित है। स्मिथ के विचार एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में है जहाँ पे निवेश के असीमित स्रोत है। दोस्तों, एडम स्मिथ के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह भी आर्थिक विकास के जो आधुनिक विचारधारा है उससे मिलता जुलता है। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में हम लुईस मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कृषि जो क्षेत्र है उसमें अतिरिक्त श्रम पाया जाता है, उसकी उत्पादकता ज़ीरो या कभी कभी ज़ीरो से भी कम होती है। ऐसी स्थिति में यदि श्रमिकों को हम कृषि से हटाकर अन्य उद्योग में लगाएं तो अन्य उद्योगों में लगाकर राष्ट्र का कुल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कृषिगत क्षेत्र को ही करनी पड़ेगी। उस क्षेत्र में जो कृषक हैं वो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन कर रहे हैं, उसके अलावा जो अतिरेक उत्पादन होगा वह जो कृषि से हटाए गए विस्थापित श्रमिक हैं, जिनको कि हमने शहरी क्षेत्र में निर्माण उद्योग में या अन्य उद्योगों में लगाया है, उनको भोजन वहीं से प्रदान किया जाएगा। तो ये जो आधुनिक सिद्धांत है, एडम स्मिथ के जो विचार हैं, यह भी इसके काफ़ी समीप हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि भी महत्वपूर्ण है। यदि खाद्य उत्पादन अधिशेष हो तो यह अन्य उत्पादक क्षेत्रों में नियोजित जनसंख्या को भी खाद्य उपलब्ध करा सकता है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उत्पादन कार्य करेंगे। कोई व्यक्ति ए वस्तु का उत्पादन करेगा, कोई व्यक्ति बी वस्तु का। तो जो कृषिगत क्षेत्र है वह खाद्यान्नों का उत्पादन करेगा, और जो अपने स्वयं उपभोग के अतिरिक्त जो अतिरेक उत्पादन है, सरप्लस है, यह सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र में। तो जो सरप्लस उत्पादन हुआ कृषि क्षेत्र में, यह अन्य क्षेत्रों में नियोजित जो जनसंख्या है उसको भी खाद्य उपलब्ध कराएगा। तो इससे कृषि क्षेत्र से जो अधिक श्रमिक हैं उनको अन्य क्षेत्रों में नियोजित किया जा सकता है। अतः कितना आदर्श श्रम हम नियोजित कर सकते हैं, यह भोजन के अधिशेष पर निर्भर करता है। एडम स्मिथ ने श्रम की मांग के लिए भोजन को सीमित कारक माना। एडम स्मिथ कहते हैं कि जब कोई भी देश आर्थिक रूप से विकसित होने की कोशिश करता है तो भोजन की कमी होने लगती है। स्मिथ कहते हैं कि भोजन की जो मांग है वो हमारी भूख से निर्धारित होती है। अविकसित देशों के जो लोग हैं वो पहले से ही कुपोषित होते हैं। तो जब आर्थिक विकास होता है तो भोजन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो इसका कारण यह है कि कुछ श्रमिक कृषि क्षेत्र से शिफ्ट होकर अन्य क्षेत्रों में लग गए जो कि भोजन की मांग कर रहे हैं। और दूसरा, जब आर्थिक विकास होता है तो आय बढ़ती है, और जो कुपोषित लोग हैं या जिनके पास पहले से भोजन कम था, जो कम कंजम्पशन कर रहे थे, वो भी अब भोजन की मांग बढ़ाते हैं। और जो स्मिथ कहते हैं कि लोगों के आय में जब वृद्धि होती है तो सबसे पहले उसको भोजन पर ही खर्च किया जाता है। हालांकि एडम स्मिथ इस अवधारणा को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अल्प विकसित राष्ट्रों में भोजन के महत्व को महसूस किया। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो ये एडम स्मिथ के विचार पढ़े, तो बाद में मैंने आपको बताया कि लुईस का जो हम ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं वह भी इन्हीं विचारों से आगे बढ़ता है। और उसके बाद में हमने साइमन कुजनेट्स के
जो 6 लेक्चर्स पढ़े हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में, उसमें कुजनेट्स ने भी यह बताया है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जब आर्थिक विकास प्रारंभ होता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर व्यय करता है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है फिर भोजन का अनुपात कुल एक्सपेंडिचर में कम होने लगता है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी अपने आर्थिक विकास मॉडल के लिए एडम स्मिथ से प्रेरणा प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एडम स्मिथ ने राष्ट्र की समृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए भौतिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर बहुत बल दिया। हालांकि वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने वितरण का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया और यह विचार उन्होंने बाद में प्रकृतिवादियों से संपर्क या सानिध्य के कारण उनके मन में आया, उन्होंने वितरण पर भी विचार प्रस्तुत किए। लेकिन मूल रूप से एडम स्मिथ का जो सारा ध्यान था वह उत्पादन की भौतिक समस्या, आर्थिक विकास और उत्पादन पर ही था। तो दोस्तों, अभी हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें हमने एडम स्मिथ के जो आर्थिक विकास के कारक हैं उन पर चर्चा की। श्रम विभाजन, बाजार का आकार, मजदूरी, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, अतिरेक भोजन, ये सब आर्थिक विकास के कारक एडम स्मिथ ने बताए। अब दोस्तों, एडम स्मिथ आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से आर्थिक विकास करना चाहते थे। एडम स्मिथ चाहते थे कि लोगों को, फर्मों को, उद्योगों को राज्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और बाजार तंत्र के माध्यम से ही आर्थिक निर्णय होने चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में एकाधिकार की समस्या है तो वहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसके अतिरिक्त राज्य को केवल नियमित कार्य ही करने चाहिए। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि एक ऐसे देश के लिए यह सही दृष्टिकोण है जहां उद्यमियों का एक वर्ग उपलब्ध है। तो जिस देश के अंदर कुशल उद्यमी या एंटरप्रेन्योर उपलब्ध हैं वहाँ पर राज्य को आर्थिक क्रियाओं में, उद्योगों में दखल नहीं देना चाहिए और उद्यमियों पर इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी देश में उद्यमी वर्ग उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर फिर एडम स्मिथ के जो विचार हैं वो व्यवहारिक मदद नहीं कर सकते और स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा भी वहाँ लागू नहीं होगी। तो कई बार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यदि उद्यमी नहीं है, विनियोग करने वाले लोग नहीं हैं, रिस्क उठाने वाले लोग नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की प्रक्रिया सरकार को भी प्रारंभ करनी पड़ सकती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि उद्यमियों के अभाव में आर्थिक विकास को अमल में लाने में बहुत लंबा समय लगेगा और ऐसे में फिर देश को विदेशी शासन के अधीन होने का खतरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अविकसित देश में औद्योगिक संकट भी बना रहता है। तो यदि कोई देश औद्योगिक पूंजी, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, एक्सटर्नल इकोनॉमीज आदि की समस्या से पीड़ित है और प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो फिर वहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि एडम स्मिथ ने उस समय के हिसाब से बहुत ही सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक आर्थिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक देश आर्थिक विकास के मार्ग पर जा सकता है, अपना उत्पादन बढ़ा सकता है और लोगों को आर्थिक कल्याण प्रदान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आलोचकों का यह मानना है कि स्मिथ का अधिकांश जो विश्लेषण है वह सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन यह अल्पविकसित देशों पर लागू होता भी है, लेकिन जो इनकी नीतियां हैं स्वतंत्र बाजार की वह अल्पविकसित देशों पर लागू नहीं होती। फ्रेंड्स, इन 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने एडम स्मिथ के
विभिन्न आर्थिक चरों के बारे में दिए गए विचारों का विस्तार से अध्ययन किया। आशा है यह लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे और आप में से जो भी छात्र इस विषय का एडम स्मिथ के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो वह इन पुस्तकों की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एडम स्मिथ भाग 5 के साथ, जिसमें हम एडम स्मिथ के विचारों की आलोचनाएं पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि एडम स्मिथ के साथ साथ पूंजीवाद और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं।